नमस्कार। हम थर्ड ईयर सेक्शन सी और थर्ड ईयर ऑनर्स क्लास एच में पिछले काफ़ी समय से क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सेकंड यूनिट पर सेकंड यूनिट के आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले समय में हमने जो पोटेंशियल प्रॉब्लम ली थी वह पोटेंशियल प्रॉब्लम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स लिया था, फिर हमने थ्री डायमेंशनल बॉक्स लिया था, और अपने पाठ्यक्रम में जो भी 5-6 पोटेंशियल प्रॉब्लम हैं ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आज हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वह पोटेंशियल स्टेप कहलाती है। पोटेंशियल स्टेप आप देखिए, जैसा मैंने x बराबर 0 इस पॉइंट पर बताया है, इसके बाईं तरफ जो पोटेंशियल है वो है V0 है, और इसके राइट साइड में जो पोटेंशियल है वो है B0 है, लेफ़्ट साइड में 0 है। तो इस प्रकार का जो भी डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर होता है पोटेंशियल का, वह डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर पोटेंशियल स्टेप कहलाता है। वास्तविकता में हमने इस तरीके से गणितीय सुविधा के लिए ये केवल दिखा दिया है, और पोटेंशियल स्टेप में जो पोटेंशियल के मान में परिवर्तन होता है वो धीमे धीमे होता है, जिसको कि मैंने चित्र में डैशेज लाइन से दिखाया है। पोटेंशियल स्टेप की इम्पोर्टेंस इस बात में है कि हम मेटल केस में वैलेंस बॉन्ड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो व्यवहार है उस व्यवहार को हम इसके द्वारा समझा सकते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिएगा जब कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो हम जानते हैं पोटेंशियल के कारण उस पर F = ग्रेडियंट B लगेगा, और लगने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी के मान में परिवर्तन होगा। अब ये जो परिवर्तन है हम दो प्रकार से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एनर्जी का मान पोटेंशियल हाइट B से ज़्यादा है, तो प्रारंभ में जो ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा V0²/2m होगी। जैसे जैसे वह विभव की ओर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी के मान में कमी होगी, पोटेंशियल एनर्जी के मान में वृद्धि होगी। हालांकि ऊर्जा विभव से जो भी डैम्पिंग फोर्स उसे मिलेगा उसके कारण ऊर्जा में कमी तो ज़रूर होगी, लेकिन एनर्जी इस समय भी पेनिट्रेशन के लिए पर्याप्त होगी और पार्टिकल सेकंड रीजन में जा सकेगा। यदि केस हम सेकंड लें कि एनर्जी का मान B से कम है, तो डैम्पिंग फोर्स के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी, और एक स्थिति ऐसी बनेगी कि x बराबर 0 पर पार्टिकल रिवर्स हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में हम ये जानेंगे, और इस प्रॉब्लम की ये एप्लीकेशन से हम ये स्टडी करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के निकट किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो यदि हम क्लासिकल व्यू लें तो क्लासिकल व्यू के अनुसार प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्शन और प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कहिए, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी कहिए, उनका मान या तो 0 होगा या 1 होगा, और दोनों केस में E <B0 और E>B0 केस में। परंतु जब हम इस प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार विचार करते हैं तो इसमें जो रिजल्ट्स हैं क्लासिकल व्यू के वो परिवर्तित हो जाते हैं। देखिएगा, मैंने फर्स्ट रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा। हमारे 3-4 स्टेप होंगे। पहला श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें, फिर उसका सॉल्यूशन चेक करें। सॉल्यूशन लिखने के बाद सॉल्यूशन को चेक कीजिएगा और फिर बाउंड्री कंडीशन लगाइए। तो हमने पहले रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा, इसका सॉल्यूशन लिखा, ψ1 = ae⁻ik1x + be⁻iK1x, जो पार्ट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को बता रहे हैं। K1 का मान जैसे हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स लिया था उसी प्रकार से डिफाइन किया है। सेकंड रीजन में भी यही कार्य किया, लेकिन जब हम उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें जो D वाली जो टर्म है, दूसरी जो टर्म है DE⁻IK2x,
इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सेकंड रीजन में रिफ्लेक्शन के लिए कोई आगे प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई पोटेंशियल स्टेप नहीं है। इसलिए इस डी वाली जो टर्म है डी ई की पावर माइनस आई के टू एक्स, हमें इसके लिए जीरो कर देना चाहिए। अपने केस में जो इंटरफेस है वो x बराबर जीरो पर है, और बाउंड्री कंडीशन के जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार वेव फंक्शन के मान बराबर हों और उनके प्रथम अवकलज यानी फर्स्ट ग्रेडियंट भी समान हों। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, और जब हम इसका ग्रेडियंट लेते हैं तो इक्वेशन आती है a माइनस बी इज इक्वल्स टू के टू बाई के वन सी। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमें a और b के मान प्राप्त हो जाते हैं। हम यूनिट 1 में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है J1 फॉर फर्स्ट रीजन H क्रॉस अपॉन 2m आयोटा साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। तो प्रथम क्षेत्र के लिए साई स्टार के मान ज्ञात करना, ग्रेडियंट साई स्टार के मान ज्ञात करना, और उन चारों मानों को जिस प्रकार से मैंने ये लिखा है उन मानों को प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट करके जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट आते हैं H क्रॉस K1 बाई एम मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसमें जो पहला टर्म है वह इंसिडेंट करंट को बतला रहा है, और जो दूसरा टर्म है वह रिफ्लेक्टेड करंट को बता रहा है। बिल्कुल इसी भांति, बिल्कुल इसी प्रकार से हम सेकंड रीजन के लिए यानी साई 2 के केस में भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। और सेकंड रीजन का जो वेव फंक्शन है साई 2 सी की पावर आई के टू एक्स, उसका मान रखना, उसका ग्रेडियंट का मान रखना, और फिर इनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ज्ञात करके हम J2 के मान में ये समीकरण स्थापित करते हैं, और उससे हमें J2 यानी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर सेकंड रीजन इज फाउंड H क्रॉस K2 बाई एम सी स्क्वायर। अब अपना काम आसान हो जाता है। अब हमें रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, और देखिएगा वो b बाई ए के स्क्वायर के बराबर हो गया। a और b के जो समीकरण हैं उनका मान रखने पर इसका जो मान प्राप्त होता है वह है K1 माइनस K2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ K1 प्लस K2 का स्क्वायर। हम क्या खास बात देख रहे हैं? खास बात ये देख रहे हैं कि इस केस में जब एनर्जी का मान B0 से ज़्यादा है, स्टिल रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट जीरो। अगर इस मान को जीरो पर हम विचार करें तो इसका मान जीरो संभव है यदि K1 और K2 के मान समान हो जाए, और यदि K1 और K2 के मान समान हो जाएगा इसका अर्थ हुआ B0 समान हो गया। B0 समान हो गया इसका अर्थ हुआ कि पोटेंशियल स्टेप खत्म हो गया, जो संभव नहीं है। अतः रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और इसी प्रकार से हम अब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिट करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, और इसका जो मान आएगा वह मान हो गया C बाई ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ए का मान सब्स्टिट्यूट किया, और इस प्रकार से ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है उसका मान हो गया 4K1 K2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ K1 प्लस K2 का स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरण से ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी अगर हम दोनों को जोड़ दें यानी PR प्लस PT को ज्ञात करें तो देखिएगा यह मान 1 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्लक्स की जो है पुष्टि हो रही है। अब हम सेकंड केस ले सकते हैं। सेकंड केस में मान लीजिए जो पार्टिकल बाईं तरफ से आ रहा है उसकी जो ऊर्जा है वह ऊर्जा का मान कम है B0 से, तो उस केस में क्या होगा? तो जो क्लासिकल व्यू था उसके अनुसार निश्चित रूप से जो कण है 100% परावर्तित होगा, कभी भी पारगमित नहीं होगा, ऐसा क्लासिकल व्यू है। अब हम इस सिद्धांत को जो क्लासिकल व्यू है उसको क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे। तो उसके अनुसार जब E लेस देन B0 है
तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि काइनेटिक एनर्जी का मान निगेटिव हो गया, जो असंभव है, अतः पार्टिकल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ वी यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, सेकंड रीजन में चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? क्योंकि k2 बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस बी जीरो, -1 मैंने कॉमन लिया, तो उस केस में ये मान हो गया k2 = i अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h क्रॉस स्क्वायर बी जीरो माइनस ई। इसका मतलब हुआ इस केस में मुझे k2 के स्थान पर आयोटा अल्फ़ा रखना पड़ेगा। ओके, तो इस कंडीशन से k2 का चेंज हुआ जबकि k1 सेम है, और इस चेंज होने के कारण जो वेव फंक्शन है उसका मान हो गया psi2 = ce⁻⁻⁴x। ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले केस में लिया, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का कैलकुलेट करते हैं। तो J2 प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर सेकंड रीजन हमने कैलकुलेट किया बिल्कुल उसी प्रकार से, h क्रॉस अपॉन 2m आयोटा साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार, साई स्टार ग्रेडियंट साई स्टार, इनके मान रखे, हल किए, और हम देखते हैं कि इसका जो मान है वो 0 प्राप्त होता है। 0 प्राप्त होने पर हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले की तरह। तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिट करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, इट इज़ 0, वेयर एज द रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी k1 माइनस k2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज कैलकुलेटेड एंड इट इज़ फाउंड टू बी 1। ओके, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स कुछ उसी प्रकार से आ रहे हैं जैसा कि क्लासिकल व्यू ने एक्सपेक्ट किया है, बट क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट एग्री। क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत तौर पे इससे सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि हमने किसी भी स्थान पर कण को पाए जाने की जो प्रायिकता है, उस प्रायिकता के मान को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में कैलकुलेट किया हुआ है। और जो ये वेव फंक्शन है psi2, अगर हम देखें तो psi2 से अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं, इट मीन्स psi2 स्टार, तो यह जो मान आता है ये 0 नहीं है बल्कि ये नॉन जीरो है। जब नॉन जीरो है तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है निश्चित रूप से, गणितीय रूप से आपने जो कुछ किया है वो सब ठीक है, लेकिन सेकंड रीजन में पार्टिकल को पाने की निश्चित रूप से प्रायिकता है, 0 नहीं है, हो सकता है कम है। लेकिन जब हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें ये ज्ञात आता है कि यह जो प्रोबेबिलिटी है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बहुत तेज़ी से कम हो रही है। और इस प्रकार के रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के कुछ ग्राफ हैं जो मैंने प्लॉट किए हैं। अब आप देखिए इस वेव फंक्शन में जब पोटेंशियल स्टेप है, मान लीजिएगा हम इसकी हाइट बढ़ाते हैं, तो हाइट बढ़ाने से क्या होगा? अल्फ़ा का मान बढ़ जाएगा। अल्फ़ा जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h क्रॉस स्क्वायर b0 माइनस ई। तो जब हाइट b0 का मान बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा का मान बढ़ जाएगा, और अल्फ़ा का मान बढ़ने से जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है यानी पार्टिकल जो सेकंड रीजन में आएगा उसका मान और कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन आएगा वो बहुत तेज़ी से एटूनेट होगा और थोड़ा सा पेनिट्रेट करके ही वह ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस केस को और आगे बढ़ाएं। मैं कहता हूँ पोटेंशियल जो हाइट है उसको और बढ़ाते जाएं, इनफाइनाइट हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो अल्फ़ा का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, और अल्फ़ा का मान इनफाइनाइट होने से फिर जो psi2 है वो निश्चित रूप से 0 हो जाएगा, और उस केस में ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। तो यदि पोटेंशियल हाइट इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड से जो भी पार्टिकल आ रहे हैं वो 100% वह वेव जो उसके साथ डी ब्रॉगली वेव जुड़ी हुई है वह रिफ्लेक्टेड होगी, और इस केस में सेकंड रीजन में कभी भी पार्टिकल एंटर नहीं होगा। सेकंड रीजन में पार्टिकल के एंटर होने की जो प्रायिकता है उसका मान 0 हो जाएगा, और इस केस में फिर x बराबर 0 तल से जो पार्टिकल्स हैं वो पूर्णतया परावर्तित हो जाएंगे। कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जब हम इस प्रॉब्लम्स पर, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पर क्वांटम मैकेनिकली विचार करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिकली विचार करने पर जो क्लासिकल व्यू है, क्लासिकल व्यू
या क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो कुछ रिजल्ट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं उन रिजल्ट्स में संशोधन हो जाता है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आगे हम सीखने वाले हैं। धन्यवाद।